हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कनावर ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखो, साइनाइड का फॉर्मूला होता है RCN और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड की बात करें, आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है RNC। तो इसमें भी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन एक बॉन्ड यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब जिसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे। तो गाइस, ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे साइनाइड का नोमेनक्लेचर। तो ध्यान से समझना, नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। तो गाइस, साइनाइड का प्रीफिक्स होता है साइनो, ठीक है, और सफिक्स होता है नाइट्राइल, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर आप ध्यान से समझना। तो मान लो हमारे पास ये एग्जांपल आ गया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसका कॉमन नेम। तो देखो, कॉमन नेम में हम एल्किल ग्रुप को एल्किल ही लिखते हैं। तो CH3 का मतलब मैथिल, ठीक है ना, मैथिल। और CN का मतलब साइनाइड। तो कॉमन नेम में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक फेमस कॉमन नेम और होता है, और वो होता है एसीटोनाइट्राइल। ध्यान रखना, ये इसी नाम से पूछा जाता है, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। अब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो गाइज, IUPAC नेम में आपको ये कार्बन भी काउंट करना है, ठीक है ना। तो देखो, अब कार्बन कितने हैं हमारे पास, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम लिखेंगे एथ, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन। और अब सफिक्स क्या लगाएंगे, नाइट्राइल, तो एथेन नाइट्राइल। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया, CH3CH2CN। तो कॉमन नेम लिखेंगे। तो देखो, CH3CH2 को हम बोलेंगे एथिल, ठीक है ना, और CN को साइनाइड। तो कॉमन नेम तो एकदम सिंपल है। अब IUPAC लिखेंगे ना, तो IUPAC में हम ये कार्बन भी काउंट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब देखो, कार्बन कितने हैं टोटल कार्बन 3 है। तो 3 कार्बन को हम लिखेंगे प्रोप, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो प्रोपेन। और सफिक्स क्या लगाएंगे, नाइट्राइल, ठीक है। अब गाइस, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये है, CH3CH2CH2 और CN, ठीक है ना। अब देखो, इसे तो हमें साइनाइड लिखना है। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इस CN को तो साइनाइड लिखना है। अब देखो, 3 कार्बन है। तो अगर हम 3 कार्बन को एल्किल ग्रुप के रूप में लिखेंगे ना, तो हम पहले N लगाएंगे, तो N प्रोपिल। ध्यान रखना, जब आप कॉमन नेम लिखो ना, तो कार्बन अगर 2 से ज्यादा हो तब पहले हम स्मॉल n यूज करते हैं। और N प्रोपिल हो गया और CN का हो गया साइनाइड, ठीक है ना। अब IUPAC लिखेंगे। तो अब देख लो, कार्बन कितने हैं टोटल, 4। तो 4 कार्बन को हम लिखेंगे ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो ब्यूटेन। और साइनाइड का सफिक्स क्या लगाएंगे, नाइट्राइल, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। आ गई बात समझ में। अब मान लो एक एग्जांपल और देख लो। मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया, CH3CN। तो सबसे पहले तो हम कॉमन नेम की बात करते हैं। तो गाइज, एक बात ध्यान रखना, 3 कार्बन में अगर बीच वाले कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी लगा हुआ हो,
तीन कार्बन में बीच वाले कार्बन पर कुछ लगा हुआ हो ना, तो उस तीन कार्बन को हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल। तो देखो हमारे पास ये तीन कार्बन है और बीच वाले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एल्किल ग्रुप कौन सा हो गया? आइसोप्रोपिल। ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया आइसोप्रोपिल और CN का हो गया साइनाइड। तो कॉमन नेम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब IUPAC नेम लिखेंगे ना, तो ये जो CH3 है वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्योंकि IUPAC लिखेंगे तो हम एक पेरेंट चैन लेंगे और चैन वो लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है। तो देखो 1 2 3, क्योंकि अब हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो 2 पर लगा हुआ है मैथिल, तो 2 मैथिल। अब देखो चैन में कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल, तो प्रोपेन और नाइट्राइल, ठीक है। तो गाइस इनको लिख लो। अब हम आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर करेंगे, तो ये एग्जांपल से लिख लो आप। अब देखो आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड का प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो, ठीक है, और सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो देखो मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया CH3NC। तो सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट काम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। तो NC का मतलब आइसोसाइनाइड है। अब कॉमन नेम लिखेंगे तो CH3 को हम बोलेंगे मैथिल, तो मैथिल, और NC मतलब आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब IUPAC लिखेंगे, तो गाइज अब IUPAC में हम ये कार्बन नहीं ले सकते क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ गया है। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लिखेंगे मैथ, और एक कार्बन होता है ना तो हम सिंगल बॉन्ड नहीं मानते, क्योंकि देखो बॉन्ड देखते हम कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहां पर तो एक कार्बन ही है, तो सिंगल बॉन्ड, तो मैथेन, और NC को हम क्या लिखेंगे? आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। ऐसे मान लो हमारे पास ये एग्जांपल आ गया CH3CH2NC, तो 2 कार्बन यानी कि ये हो गया एथिल। अगर हम कॉमन नेम लिखे तो एथिल, और NC आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगर IUPAC लिखेंगे तो 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एथेन, और आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। तो गाइस एकदम सिंपल है, और एग्जांपल्स आप अपने आप कर लेना, तो इनको लिख लो। तो गाइस अब हम इनके प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम पोटेशियम साइनाइड से करेंगे ना, तो देखो क्या होगा? देखो पोटेशियम साइनाइड एक प्योर आयनिक कंपाउंड है जो ब्रेक होगा K+ और Cn- में। अब देखो यहां पर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, तो K+ और X- यानी कि Kx तो बाहर हो गया और RCN बन गया, ठीक है। तो जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, और ऐसे ही हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से करवाएंगे ना, तो हमारे पास आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड प्लस AgX सिल्वर हैलाइड, ठीक है ना। तो देखो आइसोसाइनाइड कैसे बन गया, तो इसको ध्यान से समझना। तो देखो AgCN ब्रेक होगा Ag+ में और Cn- में। अब सिल्वर का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, अगर स्मॉल साइज होगा तो इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, तो इसका साइज स्मॉल
तो आपने फाजान रूल 11th में पढ़ रखा होगा। तो स्मॉल साइज, इसका मतलब इसका पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन क्या होगा, हाई। अब सिंपल है ना, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो कि इसका साइज कम है ना, इसलिए यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर बीच में आ जाएंगे। बस इतना याद रखो कि इसका पोलराइजेशन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए तो बताओ कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में ही इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होते हैं। तो कहने का मतलब सिल्वर साइनाइड में जो बॉन्ड होता है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन करवाओ आप एल्किल हैलाइड के साथ। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर जाएंगे, तो हैलोजन पर माइनस और आर पर प्लस। अब देखो आपको पता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको अभी आपको ब्रेक करना नहीं है, तो रिएक्शन कैसी होगी। तो नाइट्रोजन पर होता है एक लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है, तो ये लोन पेयर का अटैक होगा। तो बस इतना याद रखो कि AgCN में नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक एल्किल ग्रुप पर होता है। अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक एल्किल ग्रुप पर होगा ना, तो आप देखो R से कौन ऐड हुआ, N ऐड हुआ ना, और N से कौन जुड़ा हुआ है, C। तो सिंपल याद हो गया कि अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे ना, तो R से कौन जुड़ा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो बस इतना बना दो, और अब Hg और अक्ष को लिख दो। तो सिंपल इस टाइप से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो गाइज अब देखो नेक्स्ट मेथड, अब गाइज देखो नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम एमाइड। तो देखो एमाइड से आप दो टाइप से साइनाइड बना सकते हो। एक तो आप एमाइड को गर्म करो P2O5 की प्रेजेंस में, तो ये आपके पास एमाइड है, इसको हम गर्म करेंगे P2O5 यानी कि डाई फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। तो गर्म करने का मतलब पानी का बाहर निकलना, डिहाइड्रेशन होना। तो यहां से तो आप ऑक्सीजन निकालो और यहां से हाइड्रोजन निकालो, तो H2O बाहर। तो देखो ऑक्सीजन की भी दो वैलेंसी फ्री और नाइट्रोजन की भी दो वैलेंसी फ्री, तो दोनों के बीच में दो नए बॉन्ड बना दो, तो आपके पास बन गया RC डबल बॉन्ड, तो साइनाइड बन गया। ऐसे ही हम एमाइड की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से भी बना सकते हैं। तो देखो ये एमाइड, ध्यान से समझना, ठीक है ना, और ये थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, ठीक है ना। तो देखो क्या बाहर, 2HCl बाहर, दो क्लोरीन और दो हाइड्रोजन, 2HCl बाहर। अब देखो क्या बाहर, SO2 बाहर ना, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर, बचा कौन, RCN। तो ये, तो एमाइड से हम ऐसे बना सकते हैं। तो गाइस अब देखो नेक्स्ट मेथड अपना आता है फ्रॉम एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम, एल्डोक्सिम का मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सिम। जैसे मान लो ये हमारे पास एल्डिहाइड है ना, एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएंगे NH2OH के साथ। तो देखो H2O यहां से बाहर हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा क्या, देखो CH3, ठीक है, और CH, ठीक है ना, CH3CH, उसके बाद डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। तो ये ऑक्सिम है, एल्डिहाइड से बना है, एसिटेल्डिहाइड से बना है, तो इसका नाम हो गया एसिटेल्डोक्सिम। अब इससे देखो साइनाइड बनाते हैं, तो ध्यान से समझना। तो ये है एसिटेल्डोक्सिम, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एसिटेल्डोक्सिम, ठीक है ना, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। अब इसको भी हम P2O5 के साथ गर्म करेंगे ना, तो देखो
यहां से H बाहर और यहां से OH, तो डिहाइड्रेशन होगा, H2O बाहर निकल जाएगा और आपके पास साइनाइड बन जाएगा। तो गाइज इनको लिख लो आप। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहले मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा केमिकल रिएक्शन की, उसके बाद इसका हम मैकेनिज्म करेंगे। तो देखो कार्बिल अमाइन रिएक्शन में हम एक तो लेते हैं प्राइमरी अमाइन, ध्यान से समझना, ये है हमारी प्राइमरी अमाइन। एक हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और हम लेते हैं बेस। तो गाइज इसको आप याद कैसे रखोगे वो देख लो। यहां पर देखो 3 तो क्लोरीन है और 3 ही पोटेशियम है, यानी कि आपके पास 3KCl बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो OH कितने हैं, 3 OH है हमारे पास, 3 OH है ना। अब H देखो, 2 तो H ये रहे और एक ये रहा, यानी कि 3H है, तो 3H2O भी बाहर हो गए, ठीक है ना। अब बचा क्या है वो देख लो, केवल R, N और C ये ही बचे हैं। तो ये लो RNC, तो आपका बन गया आइसोसाइनाइड। तो कार्बिल अमाइन से हमारे पास आइसोसाइनाइड बनता है, इसको ही हम कार्बिल अमाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझना। तो पहले देखो क्लोरोफॉर्म पर बेस अटैक करेगा और हाइड्रोजन ले जाएगा। तो देखो ये अपना हो गया क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और हमने लिया है बेस। तो बेस K+ और OH-, तो वो OH- क्या करेगा, क्योंकि बेस OH देता है, ये H ले जाएगा। अब OH- तो ये H ले गया और K+ क्या करेगा, Cl- को ले जाएगा, यानी कि यहां से आपके पास KCl और H2O बाहर निकल गया। बचा कौन, CCl2, ठीक है ना, ध्यान से समझो, CCl2 बचा है। अब देखो यहां पर जो बॉन्ड है ना, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रखे हैं। क्यों, क्योंकि यहां से ये OH- H+ को निकालेगा। अगर H+ बाहर निकलेगा ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहेंगे, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, तो इसे हम बोलेंगे कार्बीन। तो ये है डाइक्लोरो कार्बीन, ठीक है। तो कार्बन पर एक अनसेड पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम कार्बीन बोलते हैं। और अगर यहां पर देखो CH2 होता ना, तो ये कार्बीन, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगे हुए, तो ये डाइक्लोरो कार्बीन है। अब ध्यान रखना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को देख करके आप ये मत बोल देना कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी अटैक कर सकते, नहीं, यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। कैसे है, देखो कि ये कार्बन, ये क्लोरीन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन तो 6 ही हुए। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, यानी कि यह एक इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान रखना। तो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन देख करके ये मत बोल देना कि यह इलेक्ट्रॉन रिच है, यह एक न्यूक्लियोफाइल है, नहीं, यह एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब देखो अमाइन लेंगे हम, ठीक है, तो इस पर ये लोन पेयर और ये CCl2, और आपको पता है कि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर यह अटैक कर सकता है, क्योंकि यहां पर तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पर अटैक करेगा। तो देखो Rn, और ये दोनों हाइड्रोजन मैं ऐसे लगा रहा हूं ना, तो ये बॉन्ड क्रिएट हो गया यहां पर, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने दिए हैं। तो ये कार्बन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब आपने ले रखा है बेस, तो K+ और OH-, OH- तो ये काम करेगा,
H ले गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे और ये Cl बाहर, तो Cl को कौन ले गया, K प्लस KCl, और H को कौन ले गया, OH, H2O, तो यहां पर एक बॉन्ड जनरेट हो गया। तो गाइज अब मैं आगे यहां से कर रहा हूं ना स्टेप, ध्यान रखना। तो आपके पास बन गया क्या, देखो RNH, और एक तो ये बॉन्ड है और एक ये है, देखो ये बन गया ना, देखो यहां पर, और C और Cl। अब मैं एक KOH और ले रहा हूं, तो ये OH माइनस यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर, और इस Cl यहां पर Cl है, ये ले गया, तो KCl बाहर, H2O बाहर, तो आपके पास बन गया RNC। तो गाइस ये कार्बिल अमाइन का मैकेनिज्म है, तो लिख लीजिए आप इसे। तो गाइस अब देखो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका RMgX। तो देखो ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgCl, है ना। तो इसकी रिएक्शन हम साइनोजन क्लोराइड के साथ करवाएंगे, तो ये है साइनोजन क्लोराइड। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, MgCl2 को आप बाहर कर दो, MgCl2 बाहर हो गया और RCN बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करोगे, तो अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं NH3 को। ठीक है, तो यहां से OH और यहां से H, तो एमाइड बन गया। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ ही लिया है एमाइड वाला, तो अब इसको हम P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे ना, तो देखो डिहाइड्रेशन होगा, यहां से ऑक्सीजन बाहर, यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर, तो H2O बाहर हो गया और आपके पास साइनाइड बन गया। तो गाइस ये कुछ एक प्रिपरेशन मेथड्स थी। तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो ये 2 रिएक्शन फटाफट लिख लो आप। तो गाइज अब हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड की केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब देखो साइनाइड में हाइड्रोलिसिस हमें 2 टाइप का करना है, एक तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, एक तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट का मतलब हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में लेने हैं, और एक हम करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब हमें 1 वाटर मॉलिक्यूल काम में लेना है। तो पहले हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो ये साइनाइड, ठीक है, और H2O, और हाइड्रोलिसिस करते हैं हम एसिड एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब H प्लस और OH माइनस जोड़ना होता है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे ना, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा है। तो नाइट्रोजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, तो प्लस से कौन जुड़ेगा, OH माइनस, क्योंकि H2O ब्रेक होगा H प्लस में और OH माइनस में। तो नाइट्रोजन पर माइनस आएगा तो इससे तो जुड़ जाएगा H। तो देखो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास आ गए ना, तो नाइट्रोजन पर माइनस है, तो माइनस से तो जुड़ गया H और कार्बन से जुड़ गया OH। तो एक H2O जोड़ दिया, अब दूसरा H2O जोड़ दो, तो ये लो, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो दोबारा OH कार्बन से और H नाइट्रोजन से, तो ये लो, कार्बन पर एक OH तो पहले था, एक OH और लग गया, और नाइट्रोजन से एक H और लग गया, तो ये बन गया। अब देखो इसे रीअरेंज करते हैं, तो देखो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे ना, तो H प्लस तो बाहर हो गया ना, लेकिन कार्बन के टोटल बॉन्ड काउंट करो कितने हो गए, 4 तो पहले ही थे, एक और बन गया 5। कार्बन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, कहने का मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए कार्बन क्या करेगा, इस NH2 को इलेक्ट्रॉन देख करके भेजेगा। तो NH2 माइनस और H प्लस
क्या बाहर हो गया, NH3 और बन गया क्या देखो, तो RC डबल बॉन्ड O। देखो यहां पर डबल बॉन्ड O बन गया ना, और ये तो बाहर हो गया OH। तो जब हम साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो पार्शियल में तो एमाइड बनेगा, देखो तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब हमें एक H2O जोड़ना है, तो ये बनेगा कार्बन से तो OH और नाइट्रोजन से H, ये बनेगा। अब गाइस इसे हमें रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करोगे ना, तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो H फ्री हो गया ना, ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ फ्री हो गया। लेकिन कार्बन के देखो कितने बॉन्ड बन गए, 5 बन गए ना, इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा, तो नाइट्रोजन पर आ गया माइनस चार्ज और यहां से H प्लस बाहर हो गया। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया ना, और ये H इसके साथ जुड़ गया और यहां पर एक बॉन्ड रहा NH2। तो जब हम साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइड बनता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। अब देखो हम करते हैं आइसोसाइनाइड, और इसे ध्यान से समझना, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, तो ये आइसोसाइनाइड है। तो गाइस ध्यान रखना, इसका हमें कंप्लीट ही करना है, कहने का मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने, इसका कोई पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो देखो कभी भी आप आइसोसाइनाइड की, ध्यान से समझना, कभी भी आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करवाओ ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है ना, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को वापस दो, यानी कि हमें इसकी करवानी होती है रिएक्शन। कभी भी आप आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करवाओ तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन वापस दो, कहने का मतलब ये बनेगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन के तो तीनों बॉन्ड है, लेकिन कार्बन बनाता है 4, कार्बन के कितने हैं 2, तो 2 हमें और बनाने हैं। तो कभी भी आप आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करो तो ये इलेक्ट्रॉन वापस दो। अब देखो क्या करते हैं आगे, तो H प्लस और H2O, तो हमें देखो H2O ब्रेक होगा H प्लस में और OH माइनस में, तो देखो नाइट्रोजन की तो वैलेंसी पूरी है, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी है, यानी कि इस बार ये दोनों H प्लस और OH माइनस किससे जुड़ेंगे, ये दोनों कार्बन से जुड़ेंगे, क्योंकि कार्बन के हमें पूरे बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो मैंने H और OH दोनों कार्बन से जोड़ दिया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। आगे भी हम रिएक्शन करेंगे आइसोसाइनाइड की, तो हमें बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को वापस देने हैं, ठीक है। अब देखो एक H2O ऐड कर दिया, अब एक H2O और ऐड करो, तो H प्लस और H2O। तो अब देखो जैसे आप करवाते हो वैसे करवा दो रिएक्शन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो नाइट्रोजन से तो हाइड्रोजन ऐड होगा और कार्बन से OH, तो RNH, ये लो नाइट्रोजन से मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, और कार्बन से OH, तो ये कार्बन से OH, H और ये OH। अब गाइस इसको रीअरेंज करते हैं, क्योंकि कार्बन से कभी 2 OH नहीं रह सकते, तो एक OH का इलाज करना पड़ेगा हमें। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन के टोटल बॉन्ड काउंट करो कितने हो गए, 5 हो गए ना, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन देके के भेजेगा ना, तो कार्बन इसको यहां से बाहर निकाल देगा, तो आपके पास देखो क्या बन गया, RNH बाहर निकल गया ना, तो RNH माइनस बाहर निकला है, और ये H प्लस, तो RNH2, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या बन रहा है, ठीक है ना, तो ये जो बन रहा है वो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये हाइड्रोजन, समझना प्रोडक्ट को, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है कार्बन, कार्बन से ऊपर डबल बॉन्ड O और नीचे OH, यानी कि एक तो प्राइमरी अमाइन बनी है, ठीक है, और एक बना है फॉर्मिक एसिड,
ठीक है ना। तो गाइज ये हो गया हाइड्रोलिसिस, तो फटाफट लिखिए इसको। तो गाइज नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। तो पहले हम साइनाइड का रिडक्शन करेंगे और उसके बाद आइसोसाइनाइड का। तो ये साइनाइड और हम कर रहे हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में आप चाहे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम मेटल ले लो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ले लो, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, प्रोडक्ट वही बनेगा। तो रिडक्शन का मतलब है कि पाई बॉन्ड तो ब्रेक करो और उनकी जगह हाइड्रोजन ऐड करो। तो यहां पर मैं 2 बॉन्ड ब्रेक करूंगा। अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा ना, तो 2 हाइड्रोजन तो जुड़ेंगे कार्बन से और 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे नाइट्रोजन से, यानी कि प्राइमरी अमाइन बनती है। ठीक है ना। अब गाइस देखो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं, तो Rn और ये C। तो जब आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करोगे ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देने होंगे, यानी कि Rn डबल बॉन्ड C। अब कार्बन की देखो 2 वैलेंसी फ्री है और आप रिडक्शन कर रहे हो। रिडक्शन का मतलब आपके पास बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो मैंने वैलेंसी पूरी कर दी हाइड्रोजन ऐड करके। ठीक है। अब आप पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो 1 बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, तो एक हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा और 1 हाइड्रोजन कार्बन के साथ। तो आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी अमाइन बनती है, ध्यान रखना, और साइनाइड से प्राइमरी अमाइन बनती है। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है थार्प रिएक्शन। थार्प रिएक्शन, इसमें इम्यूनोसाइनाइड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोसाइनाइड, है ना। ये इम्यूनोसाइनाइड क्या होता है, कैसे रिएक्शन होती है, ध्यान से समझना। तो पहले तुम आपको रिएक्शन बता रहा हूं कि कैसे होगी ये, मतलब क्या रिएक्शन होगी, उसके बाद देखेंगे कि यह रिएक्शन कैसे हुई है। इसमें देखो 2 तो साइनाइड यूज करते हैं, सोडियम मेटल और इथर हम यूज करते हैं, इथर एज ए सॉल्वेंट लेते हैं। तो हमारे पास ये बनता है देखो CH3C डबल बॉन्ड NH CH2Cl। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा अभी बताऊंगा, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तो गाइज ध्यान रखना, NH2 लगा होना तो एमिनो, और डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन लगा होना तो वो इमिनो होता है। तो देखो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, तो 1 2 3 4, तो 3 पर लगा हुआ है इमिनो और 4 कार्बन है, तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन और नाइट्राइल। वैसे आप इसे इम्यूनोसाइनाइड भी बोल सकते हो क्योंकि CN को साइनाइड बोलते हैं। अब देखो गाइज ये रिएक्शन कैसे हुई है, तो आप एक CH3CN को तो ऐसे लिखो, लिख दिया, और एक को आप ऐसे लिखो CH2H और Cn। तो देखो दोनों ही है CH3CN और CH3CN। ये बॉन्ड ब्रेक करो बीच में से, तो एक रेडिकल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एकदम सिंपल है। इसमें से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। देखो बन गया, एकदम सिंपल है। ठीक है। अब देखो हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लो आप। तो गाइस अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, तो इसके साथ हमें रिएक्शन करवानी है। तो ध्यान से समझना, तो ये तो हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये हमारा हो गया साइनाइड। ठीक है ना। अब देखो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ब्रेक होता है कि एल्किल ग्रुप पर तो माइनस चार्ज और मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो नाइट्रोजन पर आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज, तो प्लस पर यह R माइनस अटैक कर देगा ना, तो CH3Cr, क्योंकि यहां पर कार्बन पर प्लस था तो ये R मैंने जोड़ दिया, नाइट्रोजन पर माइनस था तो नाइट्रोजन से MgX जुड़ जाएगा ना, तो ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया MgX।
आगे बात समझ में। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ तो H+ और H2O, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो नाइट्रोजन पर आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज, तो कार्बन से तो जुड़ेगा OH, क्योंकि H+ H2O का मतलब है H+ और OH- जोड़ना, तो कार्बन से तो जुड़ेगा देखो OH, कार्बन से जुड़ेगा OH, ठीक है, और नाइट्रोजन से जुड़ेगा H और Mg अक्स। आगे बात समझ में। अब देखो गाइज हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, इसको बाहर कर देगा कार्बन, तो बन गया क्या, देखो आपके पास कीटोन बन गया, ये CH3, ये C, डबल बॉन्ड O और एक लगा हुआ है R, बन गया ना। अब देखो वहां पर क्या है, NH- और ये H, तो NH2 Mg अक्स। अब इसको एक बार और H2O कर दो इसका। अब आपको पता है कि मेटल पर तो आएगा प्लस और यहां पर माइनस, तो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा H+ यानी कि बन गया NH3, और मेटल से जुड़ जाएगा OH, तो Mg अक्स और OH। तो गाइज ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो गई, तो ये तीनों रिएक्शन आप लिख लीजिए। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन आइसोसाइनाइड की है, एडिशन रिएक्शन तो ध्यान से समझना। तो ये अपना आइसोसाइनाइड, इसकी रिएक्शन हम करेंगे क्लोरीन के साथ। तो एडिशन का मतलब है सिर्फ ऐड होगा, कुछ बाहर नहीं निकलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी आप आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करो ना, तो आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को वापस दो, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन वापस देने पर नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी। अब कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, तो जो भी जुड़ेगा वो सिर्फ कार्बन से जुड़ेगा, यानी कि दोनों क्लोरीन किसके साथ जुड़ेंगे, कार्बन के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना, दोनों क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, देखो R का मतलब एल्काइल, और N डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया इमिनो, और कार्बोनिल क्लोराइड बोल दो इसको, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो इसकी रिएक्शन हम सल्फर के साथ करवाएं, सल्फर, तो आपको पता है कि सल्फर भी 2 बॉन्ड बनाता है, और आप क्या करोगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दोगे, तो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, क्योंकि सल्फर है वो दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ बना लेगा, तो कार्बन की भी वैलेंसी फ्री, नाइट्रोजन की भी फ्री और सल्फर की भी फ्री। तो ये बन गया आपके पास एल्किल और आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। अब देखो अगर हम ओजोन के साथ करवाए रिएक्शन, ओजोन के साथ O3, तो ओजोन देखो ब्रेक होती है O2 में और O में, यानी कि O2 तो हमारे पास बनेगी एक ऑक्सीजन, दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक है। अगर आप ऐसे ही रिएक्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड से करवाओ, तो इसमें भी यही बनेगा, क्योंकि देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड से आप देखो, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इससे आप मर्क्यूरस ऑक्साइड बना लो, ये लो, तो Hg2O, देखो Hg2+ का मतलब होता है मर्क्यूरिक, तो यहां पर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, यहां पर है Hg+, तो वो है मर्क्यूरस ऑक्साइड, तो अकेला ऑक्सीजन बच गया ना, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये भी एल्किल आइसोसाइनेट बन गया, ठीक। तो गाइज अब देखो लास्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, तो देखो आइसोमराइजेशन का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टी अलग अलग, तो सिंपल है, आप आइसोसाइनाइड को जब गर्म करोगे ना तो साइनाइड बन जाएगा,
तो देखो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, आइसोसाइनाइड और साइनाइड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एल्किल ग्रुप सेम, कार्बन, नाइट्रोजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन है दोनों अलग अलग, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यूरिया स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।